नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक साथ एक जगह राजस्थान का भूगोल। दोस्तों, क्लास नंबर 5 आज हमारी रहने वाली है और राजस्थान भूगोल जो हम देख रहे हैं इसके अंदर आरबीएसई और एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट निचोड़ आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की हम बात कर रहे थे जिनके अंदर अरावली पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश है। इन दोनों के बारे में हमने 2 क्लासों में चर्चा कर ली थी। भाग नंबर 3 में आज हमारा रहेगा पठारी प्रदेश और मैदानी प्रदेश। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हर एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन भौतिक प्रदेशों से पूछे जाते हैं, वो सभी यहां पर कवर करेंगे। और बाकी की क्लासें अगर आप अटेंड करना चाहते हैं राजस्थान भूगोल की, तो राजस्थान भूगोल कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाकर एक क्लास अटेंड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बेहतरीन नोट्स आपको नहीं कहीं पर मिलेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं क्लास की ओर। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज की इस क्लास में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको पठारी प्रदेश है कहां पर उसके बारे के अंदर बता देता हूं। दोस्तों, यह रहा हमारा राजस्थान, थोड़ा समझ लेना फिर हम आगे चलेंगे। यह है हमारी अरावली पर्वतमाला है और यहां पर देखिए, यहां पर राजस्थान कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है ना, इस प्रकार से फैला हुआ है। तो यहां पर है ना, यहां पर ये जैसे कोटा जिला है, बारां जिला है, झालावाड़ जिला है, बूंदी जिला है, यहां पर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। दोस्तों, इसके अंदर यह आपको दिखाई दे रहा है ना, यहां पर इस प्रकार विस्तार है ये। तो कहां पर है आपको समझ में आ गया होगा सभी साथियों को। अब चलिए आगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 7% भाग पर विस्तृत है। कुल राजस्थान का क्षेत्रफल है ना, उसके 7% भाग पर क्या विस्तृत है? दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको हम हाड़ौती का पठार बोलते हैं, जिसको हम लावा का पठार बोलते हैं, वो। दोस्तों, और जहां राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। 11% जनसंख्या। एक्चुअल में अगर ये 7% है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपके लिए बनकर आ सकता है। एक्चुअल में दक्षिणी पूर्वी पठार है ना, ये 6.89% भाग पर है, जबकि जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है ना, वो 61.11% भाग पर विस्तृत है। ये 2 चीजें अगर डीपली क्वेश्चन बनता है, जैसे हम आरएस फर्स्ट ग्रेड एचएम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर डीपली क्वेश्चन बन सकता है ना, तो उनके लिए दोस्तों, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अगर आपको कंप्लीट पूछा जाए तो 6.89% भाग पर है, जबकि आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना, वो 61.11% भाग पर है। मैदानी प्रदेश के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है, 9% भाग पर विस्तृत है। दोस्तों, आगे चलिए। यह भारत के मालवा पठार का भी भाग है, जिसे राजस्थान में हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का पठार। दोस्तों, यह पठार बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। किससे है? बेसाल्टिक लावा से निर्मित पठार है। दोस्तों, जहां लावा निर्मित काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, इसी वजह से इसको लावा का पठार भी कहते हैं। और काली मिट्टी, लावा निर्मित काली मिट्टी है, यहां पर सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके लिए, समझे। अब देखिए, काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है, तो बात ले लेते हैं कि काली मिट्टी है ये किसके लिए उपजाऊ है। काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो मतलब वहां पर कपास अधिक उगाई जाती है। क्वेश्चन तो बनी गया ना दोस्तों आपके लिए, तो यह चीज आपको याद रखनी है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी है, इसको कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, इन नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इस पठार का विस्तार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग में पाया जाता है। चित्तौड़गढ़ का तो थोड़ा सा भाग है, 5 या 10% मान लो, इतना ही भाग है जहां पर इसका विस्तार पाया जाता है।
काली मिट्टी की जलधारण क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त होती है। समझ गए? अति आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश है ये, आपने पढ़ा होगा, अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में आता है यहाँ पे। और जो काली मिट्टी है ना, इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। इस पठार की चट्टानें डक्कन सेल समूह से संबंधित है। जो आपका लावा का पठार, जो दक्षिण पूर्वी पठार या हाड़ौती का पठार है, इसकी जो चट्टानें हैं वो डक्कन सेल समूह से है दोस्तों, याद रखना है। ये क्वेश्चन की जो हाड़ौती का पठार है, जो दक्षिण पूर्वी पठार है, यहां पर औसत वर्षा की अगर हम बात करें ना तो 80 से 120 सेंटीमीटर है दोस्तों, औसत वर्षा। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन सकती है। अब आगे चलिए इसके बारे में और अध्ययन करते हैं। तो नाम आता है विंध्यन कगार, और इससे जो हमने पढ़ा है ना, इतना ही है, दक्षिणी पूर्वी पठार है ना, इतना ही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब एक चीज हमने पहले पढ़ी थी ना, महान सीमांत भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, क्या है वो चीज, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो विंध्यन कगार सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के दक्षिणी सीमावर्ती भाग में विंध्यन कगार का विस्तार पाया जाता है, जो अधिकांशतः बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। समझे कुछ? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो दक्षिणी, धौलपुर का ही है दक्षिणी भाग, बाकी सवाई माधोपुर और करौली है ना, यहां पर विंध्यन कगार का विस्तार पाया जाता है, जो बलुआ पत्थर की चट्टानों से निर्मित है। अब देखिए, यह कगार चंबल तथा बनास नदियों के मध्य स्पष्टतः दिखाई देता है। चंबल और बनास नदी है ना, इनके मध्य स्पष्ट मिलेगा, जिसकी दिशा दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी है दोस्तों। अब देखिए, यह तो थी जानकारी, मिल गई। अब एक चीज आती है जो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, वो है आपकी क्या, नाम लिख दूं यहां पे, महान सीमांत भ्रंश। यहां से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश दोस्तों। अब देखिए, यह है महान सीमांत भ्रंश, यहां पे है अरावली, समझे आप, और यहां पर है विंध्यन, यहां पे क्या है, विंध्यन। यहां पर जहां पर इन दोनों का मिलान होता है ना, उस जगह को बोलते हैं महान सीमांत भ्रंश। अरावली व विंध्यन के मिलन स्थल को, या मिलन स्थल का जो भ्रंश है, उसी को महान सीमांत भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही है आपका क्या, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा जो हमारा भौतिक प्रदेश आता है, यह आता है पूर्वी मैदान दोस्तों। कौन सा है? पूर्वी मैदान। थोड़ी सी अच्छी जानकारी यहां से लेनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा बन सकता है। और इसके साथ जो बाकी के 3 भौतिक प्रदेश है, उनकी भी मैं साथ में वापस जानकारी दे दूंगा, जिससे अच्छा रिवीजन हो जाए। पहले बता दूं ये कहां पर है, अगर आप, क्योंकि साथ में आप ये नक्शा भी बनाते जाइए, जिससे आपकी तैयारी है वो अच्छी होती रहे दोस्तों। समझ गए? तो देखिए, इस प्रकार से ये हमारी है अरावली, ये अरावली हो गई हमारी। यहां पर देखिए, इस प्रकार से ये हो गया आपका हाड़ौती का पठार, इस प्रकार से फैला हुआ है ये। इसको मैं पूरे को रेड कर देता हूं, ये क्या आपका हाड़ौती का पठार है। अब देखिए, यहां पे जो जगह बची है ना, ये बिंदु से दर्शा रहा हूं मैं, ये है आपका पूर्वी मैदानी भाग या पूर्वी मैदानी प्रदेश। समझ गए कहां पर है ये? यह है पूर्वी मैदानी प्रदेश दोस्तों। देखिए इसके बारे में, अरावली पर्वत तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के मध्य पूर्वी मैदान का विस्तार पाया जाता है, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भाग पर विस्तृत है
और जहां राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए मैं यहां पे सभी के बारे में बात करता हूं। देखिए अगर हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की बात करते हैं तो हम 61.11% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और जनसंख्या कितनी निवास करती है राजस्थान की? 40% जनसंख्या निवास करती है। अभी हमने दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ा था, 6.89% क्षेत्रफल पर फैला हुआ, लगभग 7% पर, और जनसंख्या निवास करती है 11%। अब बचा क्या? अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश है जो 9% पर फैला हुआ है, और यहां पर जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 10%। और जो हमारा यह है ये 23% भाग पर फैला हुआ है और 39% जनसंख्या निवास करती है। क्यों बताया मैंने ये? तो यहां से नोट करिए, ये जानकारी आप नोट कर लीजिए। पूर्वी मैदान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है 23% क्षेत्र पर 39% जनसंख्या। 23% क्षेत्रफल पर 39% जनसंख्या निवास करती है। कुछ आया समझ में? यहां से मैं क्या कहना चाहता हूं मित्रों? देखिए 61% पर 40 है, 7% पर 11% जनसंख्या है, 9 पर 10% जनसंख्या है। तो अब तो आ गया ना कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहीं पर है, पूर्वी मैदान में। दोस्तों आगे चलिए मित्रों। इस मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के जमाव से हुआ है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के कारण इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए यहां जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। आ गई ना जो मैं बोलता था? समझ गए? यह जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है जलोढ़ दोमट मिट्टी को। दूसरी बात, पूर्वी मैदान में जो जलवायु पाई जाती है वो है आर्द्र जलवायु। कैसी है? आर्द्र जलवायु है दोस्तों। कैसी जलवायु है? आर्द्र जलवायु। एक एक चीज नोट करवा रहा हूं, एक एक चीज दोस्तों आपको बस याद रखना है। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं इसके बारे में। पूर्वी मैदान में औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर है। 60 से 80 सेंटीमीटर दोस्तों, समझ गए? पूर्वी मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है। कौन सा? जैसे बनास का मैदान आ गया, बाणगंगा का मैदान आ गया, माही का बेसिन आ गया, और चंबल बेसिन। बनास, चंबल, माही, और एक कौन सी बच गई आपकी? बाणगंगा। इन चार के अंदर बांटा जाता है। 4, 3, 2, 1। इन चार भागों के अंदर जो पूर्वी मैदान है, मैदानी प्रदेश है, इसको बांटा जाता है। जिसमें पहला हमारा मैदान आता है वो आता है बनास का मैदान। यह बनास एवं उसकी सहायक नदियों का अपवा क्षेत्र है, यानी बनास नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो मैदान बनता है उसको कहते हैं बनास का मैदान। जिसका विस्तार देखिए, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, उत्तरी चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में पाया जाता है। आया समझ में? नोट कर लेना। ये बनास के मैदान के उत्तरी भाग को करौली मालपुरा का मैदान कहते हैं। जो बनास का मैदान है ना, ये बनास का है, इसका जो उत्तरी भाग है ना इसको कहते हैं करौली मालपुरा का, और जो दक्षिणी भाग है इसको मेवाड़ का मैदान कहते हैं। याद रख लेना, करौली मालपुरा का मैदान बनास के मैदान के उत्तर में है और मेवाड़ का मैदान बनास के मैदान के दक्षिण में है। दोस्तों बनास के मैदान का पश्चिमी भाग सर्वाधिक ऊंचा है। याद रखना आप, ऊंचा है तभी तो पूर्व की ओर नदियां बहती है। पश्चिम ऊंचा तो पूर्व की ओर नदियां जाएगी। जो टीलेनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है इसे पिडमोंट मैदान कहा जाता है। पश्चिमी इस भाग ये ऊंचाई पर है थोड़ा सा, इस वजह से इसको पिडमोंट मैदान कहा जाता है। और ये राजसमंद जिले में देवगढ़ के समीप स्थित है। राजसमंद के अंदर देवगढ़ के समीप पिडमोंट मैदान स्थित है। करौली मालपुरा, मेवाड़ का मैदान, पिडमोंट मैदान, तीनों चीजें यहां से बनास के मैदान से आपको समझ में आ जानी चाहिए। दोस्तों दूसरा मैदान आता है चंबल का मैदान। दोस्तों ये चंबल नदी का अपवा क्षेत्र है, यानी चंबल नदी और चंबल की जो अपवा क्षेत्र है ना चंबल का, उसके चारों ओर का मैदान ही चंबल का मैदान है। दोस्तों समझ गए आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंट।
इसका विस्तार देखिए, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बूंदी का सीमावर्ती भाग आ गया, सवाई माधोपुर आ गया, करौली आ गया और धौलपुर जिलों में विस्तृत है। जहां से चंबल नदी निकलती है ना राजस्थान में, आगे नदियां पड़ेंगे वहां पर यह चीज आपको समझ में आएगी, तो वहां पर चंबल का मैदान विस्तृत है दोस्तों। चंबल नदी भारत में अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। आपको पता भी है, आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन जो साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं ना, उनको पता नहीं है। अवनालिका अपर्दन के लिए चंबल को जाना जाता है दोस्तों। इस अपर्दन के कारण ऊंची नीची जमीन का निर्माण हो जाता है। इसे उत्कात स्थलाकृति कहा जाता है एवं इस क्षेत्र को बीड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। चंबल अवनालिका अपर्दन रेत का कटाव अधिक करती है, जिसके कारण कहीं पर ऊंची जमीन, कहीं पर नीची जमीन, और जो ये ऊंची नीची जमीन होती है ना, इसको कहा जाता है उत्खात स्थलाकृति। और इस उत्खात स्थलाकृति है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं बीड़ भूमि। क्या कहते हैं? बीड़ भूमि दोस्तों। अब देखिए ये बीड़ भूमि सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है, तो देखिए यहां पे राजस्थान में बीड़ भूमि का विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन सकता है। बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये आपके लिए। यह था चंबल का मैदान, बनास चंबल। अगला हमारा आता है माही का मैदान। देखिए माही का मैदान, आराम से देखिए इसको। यह माही और उसकी सहायक नदियों का अफवाह क्षेत्र, यानी जहां पर माही और उसकी सहायक नदियां बहती है, वह है माही का मैदान, जिसका विस्तार है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में। माही के मैदान का बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों अथवा 56 गांवों के समूह को 56 का मैदान कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 56 का पठार कहां है? 56 की पहाड़ियां कहां स्थित है? वो भी पढ़ा है हमने, कहां पर है पढ़ा बता दिया मैंने पहले आपको। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों या 56 गांवों का समूह है, उसको 56 का मैदान कहा जाता है दोस्तों। आ गया समझ? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए, आगे आता है वागवार या वागड़ या बागड़। क्या चीज है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के क्षेत्र को कहा जाता है। कांठल माही नदी के किनारे पर स्थित होने के प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। माही नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण जो प्रतापगढ़ का भूभाग है वो क्या कहलाता है? कांठल। और बांगड़ कहते हैं शेखावाटी प्रदेश को दोस्तों। ये थे हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अगर आपने इतने नोट्स याद कर लिए ना, तो ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना आरबीएसई पढ़ने की जरूरत है, और ना अदर सब्जेक्ट कोई भी गाइड। हाँ पढ़िए, मैं ये नहीं कहता आप ना पढ़िए मित्रों, अदर भी पढ़िए, लेकिन ये नोट्स आप एक साथ क्लियर कर लीजिए। बस इस क्लास के साथ आप कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, जल्दी से। और मित्रों मैं यही चाहता हूं कि समय है, फायदा उठाइए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए। शेयर, जो साथी शेयर कर देना वो कमेंट कर के बता देना। हमारा प्रयास है, आपका साथ जब तक नहीं होगा तब तक हमारा प्रयास सफल नहीं होगा। इसलिए मित्रों हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजस्थान के हर उस प्रतियोगी छात्र तक पहुंचा दो जो तैयारी कर रहा है। ये क्लासें ऐसी क्लासें हैं जिनसे वो घर बैठे कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकता है दोस्तों। तो अधिक से अधिक शेयर करना। देखते हैं आज कौन कौन मेरे साथी है जो मेरा साथ देते हैं और अधिक से अधिक शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। जो नए साथी आ रहे हैं ना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जिन साथियों के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, उनके लिए बेल आइकन है ना, उसको आप ऑन कर लो। ऑल नोटिफिकेशन है ना, उसको ऑन कर लो, जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।